हमारे पड़ोसी देश इस मैप को लेकर नाराज है। किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिशर्स दोनों एक्सपांशनिस्ट थे और दोनों को नॉर्थ इंडियन रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए था। इंडिया साउथ एशियन रीजन में एक डोमिनेंट पावर है और नेपाल का कहना है कि इंडिया अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करता है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, वहां की सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को और बढ़ावा ना मिले। इसीलिए पाकिस्तान इस मैप को अपने इंटीग्रिटी के खिलाफ एक थ्रेट के रूप में देख रहा है कि इंडिया उनके सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट नहीं है। फोटोज को देखिए, ये फोटोज है इंडियन एम्बेसी के बाहर काठमांडू में हो रहे प्रोटेस्ट की, जहां इंडिया गो बैक डाउन विद इंडियन एक्सपेंशनिज्म जैसे कई स्ट्रॉन्ग स्लोगन्स चांट किए जा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। दरअसल 28 मई 2023 को जब इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई थी, तब इसने न केवल इंडिया में बल्कि पूरे साउथ एशिया में एक नए कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। और इस सब के पीछे का रीजन है ये म्यूरल पेंटिंग, जिसे हमारे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के संविधान कक्ष में लगाया गया है। पर इस म्यूरल पेंटिंग में ऐसा क्या है, आइए ये समझते हैं। हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग यूं तो अपने आप में ही एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जो इंडिया की प्रोग्रेस के साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी को भी दर्शाता है। लेकिन इसका एक एलिमेंट जो इसको और खास बनाता है वो है इसका संविधान कक्ष। पर इसमें ऐसा क्या खास है? दरअसल ये हमारे देश के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को दर्शाता है। संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। इस हॉल में इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़े 5000 आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और स्टोन स्कल्पचर्स रखे गए हैं। और इन्हीं में से एक है ये म्यूरल जो बेसिकली दर्शाता है अशोकन एम्पायर की एक्सपांशन को और इंडिया के कई प्राचीन प्रांतों को, जिसमें आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, इन सब कंट्रीज को इस पेंटिंग में इंक्लूड किया गया है। और यही तो कंट्रोवर्सी का एक मेन रीजन भी है। हमारे पड़ोसी देश इस मैप को लेकर नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पेंटिंग इंडिया के फ्यूचर विजन को दर्शाती है, मतलब द विजन ऑफ डोमिनेटिंग द एंटायर रीजन। जैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि ये भारत की विस्तारवादी मतलब एक्सपांशनिस्ट सोच को दर्शाता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है और नेपाल के दो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया है। इस पर हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये किसी फ्यूचर को नहीं दर्शाती बल्कि ये एक कल्चरल और हिस्टोरिकल मैप है जो मौर्यन एम्पायर को दर्शाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में बीजेपी अपने अखंड भारत का सपना पूरा करने जा रही है? अगर नहीं तो क्यों इस मैप को इतना मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान को भारतीय हुक्मरानों की जानिब से अखंड भारत का नजरिया पेश करने पर तशवीश है। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। अगले 10 से 15 साल में भारत अखंड भारत बनेगा। जो इसके रास्ते में आएगा वो हट जाएगा या फिर मिट जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। चैप्टर 1, द ट्रुथ बिहाइंड द कंट्रोवर्सी। अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें तो हमें मैप के साथ साथ मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कई और रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के सांची स्तूपा में बनी सम्राट अशोक की ये इमेज, उनका पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ शिलालेख कार्विंग और साथ में ये पिलर। साथ ही मैप को 2 डिफरेंट कलर्स में भी दिखाया गया है। कुछ हिस्सों को लाइटर शेड्स में दिखाया गया है और बाकियों को डार्कर शेड्स में। पर इसका मतलब क्या बनता है? दरअसल डार्कर एरियाज वो प्रांत है जो सम्राट अशोक के मौर्यन एम्पायर के हिस्से हुआ करते थे और लाइटर एरियाज वो है जो इस एम्पायर के अंदर नहीं आते थे। सम्राट अशोक 268 से 232 बीसीई के बीच मौर्यन एम्पायर के किंग थे, जिनका राज्य वेस्ट में आज के अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट का लगभग सारा रीजन आता है एक्सेप्ट प्रेजेंट डे केरला, तमिलनाडु एंड श्रीलंका। अगर हम इस मैप को भी देखें तो सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कई रीजन को हाईलाइट नहीं करा गया है जो मौर्यन एम्पायर के पार्ट नहीं हुआ करते थे, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये म्यूरल पेंटिंग मौर्यन एम्पायर को ही दर्शाती है। लेकिन इस मैप को देश विदेश में ऑलरेडी काफी मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और इस पे जोर जबरदस्ती अखंड भारत का नैरेटिव थोपा जा रहा है। जहां बीजेपी और अलाइड पार्टीज इस पे नेशनलिस्टिक नैरेटिव थोप रही है, वही अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बीजेपी इसके जरिए अपना एजेंडा लागू कर रही है। अब जब हमें पेंटिंग को लेकर क्लैरिटी आ चुकी है, पर सवाल अब ये आता है कि इसे इतना पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे करंट रिलेशनशिप को भी समझना होगा। चैप्टर 2, इंडो नेपाल रिलेशनशिप।
नेपाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का काफी सिग्निफिकेंट देश रहा है। नेपाली किंगडम की शुरुआत किरात डायनेस्टी से शुरू होती है, जिसका रेफरेंस महाभारत पीरियड में भी मिलता है, जहां पर हिल किंगडम्स में काम्भोज, गांधार और किरात का डिस्क्रिप्शन भी एक साथ दिया गया है। हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से ये किंगडम द्वापर युग के लास्ट फेज में या फिर कलयुग के स्टार्टिंग फेज से एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब रफ एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 6th सेंचुरी बीसी से नेपाल और इंडिया के रिलेशंस हमेशा से इसी कॉमन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के चलते काफी हद तक खुशहाल और दोस्ती भरे रहे हैं। पैन इंडिया स्केल में अगर कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर नेपाल में भी देखने को मिलता है। नेपाल और इंडिया के बीच एक कल्चरल क्रॉस पॉलिनेशन सदियों से चलते आ रहा है। जैसे वहाँ के फोक रिलीजन किरितसिज्म में जस्ट लाइक हिंदुइज्म डिवाइन फेमिनाइन को वर्शिप किया जाता है। मौर्यन और गुप्ता पीरियड के दौरान कुछ सदर्न रीजन्स को छोड़कर नेपाल इंडिया का पार्ट कभी नहीं रहा था, लेकिन तब नेपाल कई छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था और 1768 में इन्हीं स्टेट्स का यूनिफिकेशन कर नेपाल का किंगडम एस्टैब्लिश हुआ। 1814 आते आते नेपाली किंगडम के अंदर करंट नॉर्थ इंडिया का काफी रीजन आ चुका था। किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिशर्स दोनों एक्सपांशनिस्ट थे और दोनों को नॉर्थ इंडियन रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए था। जब दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट आपस में टकराए तो 1814 से लेकर 1816 के बीच एंग्लो नेपालीज वॉर हुई, जिसके बाद नेपाल को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे आज ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के दो मेन पॉइंट्स थे। पहला था नेपाल को नॉर्थ इंडिया का रीजन छोड़ना पड़ा और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेपाल को डोमिनेंट स्टेटस देना पड़ा, जो कि एक सूडो कॉलोनाइजेशनल स्टेटस होता है, वरना हैदराबाद और कई प्रिंसली स्टेट्स की तरह नेपाल भी इंडिया का एक पार्ट होता। फिर 1846 में नेपाल में राणा डायनेस्टी ने मिलिट्री कू किया और देश का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जहां राजा एग्जिस्ट तो करते थे पर उनके पास कोई पावर नहीं बची थी। नेपाल के राजा उदयपुर के राणास के वंशज थे, जिनका झुकाव और पोजीशनिंग दोनों काफी हद तक इंडिया की तरफ था। इसके 104 साल बाद यानी 1951 में राणास के खिलाफ एक रेवोल्यूशन हुआ। एज अ रिजल्ट किंग वापस पावर में आ गए और इसके बाद धीरे धीरे नेपाल में डेमोक्रेसी की चाहत बढ़ने लगी और 2008 में 240 साल पुरानी मोनार्की को एबॉलिश कर फाइनली नेपाल को फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाल डिक्लेयर किया गया। माओइस्ट और अलाइड लेफ्टिस्ट पार्टीज काफी हद तक नेपाली डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो गई और यहीं पर से नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। करंट इंडो नेपाल रिलेशनशिप को दो एस्पेक्ट्स में समझा जा सकता है। पहला है इंडियाज एटीट्यूड। इंडिया और नेपाल के बीच रिलीजन और कल्चर जहां एक बाइंडिंग फोर्स है, वही एक कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देती है। दरअसल इंडिया और नेपाल के बीच कई रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगहों को लेकर विवाद है। जैसे कई नेपालीज वेद व्यास, जो कि महाभारत के कंपाइलर थे, उनका बर्थ प्लेस नेपाल का तानाहू डिस्ट्रिक्ट बताते हैं। वही इंडियंस ये मानते हैं कि उनका जन्म यमुना नदी के किसी आइलैंड पर हुआ था। इंडिया कल्चरल पर्सपेक्टिव से गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस को इंडिया से लिंक करता है, वहीं नेपाल कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल बॉर्डर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दोनों देशों का हिस्ट्री को लेकर ये अलग अलग एटीट्यूड कई बार केओस क्रिएट करता है। एक और चीज जो आपसी रिश्तों को खराब कर रही है वो है इंडिया का बिग ब्रदर एटीट्यूड। इंडिया साउथ एशियन रीजन में एक डोमिनेंट पावर है और नेपाल का कहना है कि इंडिया अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करता है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। जैसे 2015 में जब नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, तब इंडिया की तरफ से एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड किया गया, जो नेपाल के लिए ना सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस था बल्कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी था। अर्ली 2015 में आए अर्थक्वेक की वजह से ह्यूज लॉस में जा चुकी नेपाल की इकोनॉमी वापस उभर ही रही थी कि 6 मंथ्स तक चले इस अनऑफिशियल ब्लॉकेड ने इसे वापस नीचे ढकेल दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को मधेसियों के ऊपर डाल दिया, लेकिन हकीकत जो भी हो, इसका कॉन्सिक्वेंस नेपाल की आम जनता को ही भुगतना पड़ा। एज अ रिजल्ट उनका इंडिया के प्रति नजरिया कंप्लीटली बदल गया। अब सेकंड है जेनोफोबिक नेशनलिज्म। नेपाल में इंडिया के प्रति बने इस नए नए परसेप्शन को और फ्यूल करने का काम किया वहां के पॉलिटिशियंस ने। नेपाल अपने आप में एक बहुत ही पीसफुल नेशन है, जहां जाति, धर्म और लैंग्वेज को लेकर कोई कम्युनल स्ट्राइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज जनता के लिए भले ही अच्छी है पर पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। हर कंट्री में पॉलिटिशियंस अक्सर एक स्पेसिफिक इमोशन को नेशनलिज्म के साथ अटैच कर देते हैं ताकि उनके वोट सिक्योर हो सके और उनको जनता का सपोर्ट मिले। यही खेल नेपाल के पॉलिटिशियंस वहां के पब्लिक के साथ खेल रहे हैं। जस्ट लाइक इन इंडिया पिछले कुछ सालों में हाइपर नेशनलिज्म राइज हुआ है, वैसे ही नेपाल में जेनोफोबिक नेशनलिज्म बढ़ते जा रहा है, यानी इंडिया के प्रति हेट को नेशनलिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ये पूरे नेपाल के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता, पर कुछ लोगों का मानना है कि आज नेपाल के कई एरियाज में कंडीशंस इतने खराब हो चुके हैं कि वहां पेट्रियोटिक कहलाने के लिए आपको इंडिया से हेट
करना जरूरी है। इसी राइजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट का यूज वहां के पॉलिटिशियंस अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। इसलिए आज छोटी बात भी दोनों देशों के बीच बड़ी टेंशन क्रिएट कर देती है। चैप्टर 3 इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। जब 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही क्लेवर तरीके से भारत में सो रही चिंगारी को आग लगा दी और हिंदू मुस्लिम जो एक साथ आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको अलग करने की कोशिश की और इवेंचुअली वो इसमें सफल भी रहे। देश में कम्युनल राइट्स बढ़ने लगे और ना चाहते हुए भी हिस्ट्री में कलकत्ता एक्शन डे जैसी वायलेंस मास लेवल पर होने लगी। एज अ रिजल्ट रिलीजन के बेसिस पर दो देशों की नींव रखी गई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया का जन्म हुआ। अब ऐसे शुरुआत के बाद भला क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। डिवीजन के बाद दोनों देशों में आपस में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर इशू जैसे कई चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जिन पर अब सुलह हो पाना लगभग नामुमकिन सा है। आजादी के बाद से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच में 4 वॉर्स हो चुकी है, जिसकी कीमत हमेशा पाकिस्तान को अपनी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और लीडर्स की कुर्बानी और आर्मी की तानाशाही रूल से चुकानी पड़ी। साथ में पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीकर पोजीशन में आ गया क्योंकि वो डिफेंस और मिलिट्री फंडिंग में ज्यादा और पब्लिक ग्रोथ में कम इन्वेस्ट कर रहा था। सिर्फ यही नहीं तो पाकिस्तान दूसरों की सेपरेटिस्ट फंडिंग के चलते खुद के देश में ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट को संभाल नहीं पा रहा है। इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है बलूचिस्तान और स्वात घाटी, जहाँ तालिबान और सेपरेटिस्ट रोज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं उठाते बल्कि हमले भी करते हैं और इन्हीं चीजों के चलते आज पाकिस्तान बहुत ही डेलिकेट स्थिति में है। वहां की सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को और बढ़ावा ना मिले और इंडिया इन चीजों का फायदा ना उठाए, इसीलिए पाकिस्तान इस मैप को अपने इंटीग्रिटी के खिलाफ एक थ्रेट के रूप में देख रहा है। और ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि पाकिस्तान में नेपाल से भी कई गुना ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जिसका यूज वहां के पॉलिटिशियंस 75 सालों से पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए यूज करते आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान इस टॉपिक को और पॉलिटिसाइज करने की कोशिश में लगा है, भले ही उनकी खुद की इकोनॉमिक स्थिति कितनी भी फ्रजाइल क्यों ना हो। चैप्टर 4 इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप। अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर स्थिति में है कंपेयर टू अपनी पड़ोसी मुल्कों से। इसके पीछे 2 रीजंस है। पहला है बांग्लादेश की हिस्ट्री। बांग्लादेश की एस्टैब्लिशमेंट 1971 में इंडियन फोर्सेस की इंटरवेंशन से ही मुमकिन हो पाती है और इंडिया ऐसा पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन की मान्यता दी थी। सेकेंड रीजन है विन विन रिलेशनशिप। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई ऐसे एग्रीमेंट्स और ट्रेड डील्स है जो दोनों देशों को इक्वली बेनिफिट करती है, जैसे रिसेंटली साइंड कुशियारा वाटर एग्रीमेंट, जिसे इंडिया के सदर्न आसाम और बांग्लादेश के सिलाहत एरिया के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और हाल ही में इंडिया को मिला परमानेंट ट्रांजिट ऑर्डर, जिसके हिसाब से इंडिया को बांग्लादेश के 2 पोर्ट चट्टोग्राम और मोंगला का एक्सेस मिल गया है, जिसका यूज इंडियन गवर्नमेंट लैंडलॉक नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में गुड सप्लाई करने के लिए करेगी। अब इससे इंडिया को 2 फायदे होंगे। पहले तो ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा और दूसरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में कंज्यूमर गुड्स सस्ते हो जाएंगे। पर क्या दोनों देशों के बीच में सब कुछ इतना स्मूथ है? दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मसले भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको लेकर रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट भी है, जैसे बांग्लादेश से इंडिया में इलीगल इमिग्रेशन और बांग्लादेश के ऊपर इंसर्जेंसी पालने के एलिगेशंस। अगर हम हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि बंगाली नेशनल आइडेंटिटी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है बांग्लादेश नेशन की फॉर्मेशन की, जिसको अखंड भारत की आइडियोलॉजी हिंडर करती है। और अपने इसी फियर फैक्टर के चलते बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस मैप पर सवाल खड़े करे हैं। तो आखिर में अपने इस जियोपॉलिटिकल इशू का कंक्लूजन क्या है? भले ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज के इस मैप को लेकर आ रहे रिएक्शंस को फ्यूल करने का काम अलग अलग एलिमेंट्स ने किया हो, पर अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के नजरिए से देखें तो उनकी नर्वसनेस जायज है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल का रिएक्शन हमेशा डिफेंसिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं। ऐसे में इंडिया के लिए यह जरूरी है कि वो म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपने फ्रेंडली नेशंस को अश्योरेंस दिलवाए कि इंडिया उनके सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट नहीं है। अखंड भारत बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन जरूर है, जिसमें वो एक तरफ इसे नेहरू के फेलियर के रूप में दिखाता है और दूसरी तरफ अपने संकल्प के रूप में। इसलिए कई बीजेपी लीडर्स इस मैप को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर पार्लियामेंट में इस मैप का इंस्टॉलेशन सिर्फ और सिर्फ कल्चरल हिस्ट्री को दर्शाता है, फ्यूचर विजन को नहीं। इस बात को हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ हम सबको समझने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली फी दैट आई आस्क फॉर। ये वीडियो देखना आपके लिए तो फ्री है, पर मेरे
मेरे लिए बनाना बहुत कॉस्टली है। इसी के बाद ये वाला वीडियो भी देख लेना जहां पर मैंने इंडिया के चाइल्ड मैरिज के इशू को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगली बार मिलते हैं, शुक्रिया।